हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज मैं पॉलिटी के एमसीक्यू लेकर आई हूँ गाइस, और ये सारे के सारे एमसीक्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिए गए हैं और ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के पेपरों से लिए गए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ लें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या दिखाया गया है इसमें। राज्य के कुछ नीति निर्देश तत्वों को संविधान निर्धारित करता है, लेकिन ये न्यायालय में कानूनन नियोजित नहीं ठहराए जा सकते, परंतु देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है। आगे क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में उल्लेखित हैं? तो भाग 4 में उल्लेखित हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गाइस आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 41 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन इसमें नहीं दिखाया गया है। बाकी सारे अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिखाया गया है, 44 में समान नागरिक संहिता को दिखाया गया है, अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद सारे ठीक हैं और ऑप्शन सी 41 अनुच्छेद इसमें कृषि और पशुपालन का गठन ये गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि ऑप्शन ए है, यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो न्यायालय में उनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक ये आता है। इसमें सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी सही है, ये भी इसमें आता है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये भी इसमें शामिल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि बोला गया है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का कोई राज्य पालन नहीं करता है या असफल होता है उनकी पालना करने में, तो न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में बोला है कि न्यायालय के द्वारा
लागू कराया जा सकता है। यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिखाया गया है कि कार्य की समान स्थितियों, जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का न प्रयास करना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना, भारतीय नागरिकता, राज्य के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। तो उपयुक्त सभी इसमें शामिल हैं सिद्धांतों में। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो केटी शाह ने ऐसा कहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या हैं? तो ऑप्शन ए बाध योग्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, बाध योग्य नहीं हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बाध योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकार के पास उपलब्ध है। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कुछ का हो सकता है और कुछ का नहीं हो सकता है। संसाधनों में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर दिया गया है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार बाध योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध योग्य नहीं हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो किस में सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। किस में वर्णित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? तो किसका
किसमें है प्रावधान? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो समाजवादी किसे माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है। ऑप्शन डी इसका सही है आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 14 वर्ष तक के बच्चों को। निम्नलिखित में नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वे सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 38 में वर्णित है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। धारा 47 में निर्देशित है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही है, तो किसमें कही है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। आगे, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर मौलिक अधिकारों में? ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो गाइस यही ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी ए और सी दोनों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। इनमें से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा ये जो तो जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह ये भी सम्मिलित है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो भी नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को मैंने लास्ट में स्लाइड में जोड़ दिया है।
नीति निर्देशक, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51 तक सभी को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। अनुच्छेद 36 में दिया गया है कि राज्य की परिभाषा है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। और 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को दिखाया गया है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार दिखाया गया है। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का एवं प्रसूति सहायता का उपबंध दिखाया गया है। आगे 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि को सम्मिलित किया गया। 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 45 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 46 इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण देना सम्मिलित है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण बताया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। तो ये सारा मैंने बाद में इकट्ठे कर दिए थे स्लाइड में, कि जिससे आपको पता लग जाए कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।